नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी में कक्षा 11 का प्राणी जगत एनिमल किंगडम का भाग 20वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का समरी पढ़ा था और जाना था कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम क्या है, उनके प्रकार क्या है, सब कुछ। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 जान रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि प्राणियों के वर्गीकरण में मौलिक लक्षण फंडामेंटल फीचर न लिए जाएं तो क्या कठिनाई होगी? पहला प्रश्न बोलता है कि मौलिक लक्षण जैसे शरीर के संगठन, समिति, जर्म्स लेयर, सीलोम, नोटोकॉट, ये वर्गीकरण की नींव बेस होती है। अगर इन्हें नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो पहला हमारा वर्गीकरण अव्यवस्थित हो जाएगा मतलब कि कोई साफ सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी साफ सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। समान लक्षण वाले प्राणी अलग अलग समूह में चले जाएंगे, मतलब कि जैसे मछली है, व्हेल है, ये दोनों पानी में रहते हैं लेकिन अलग वर्ग में इनको आ जाएगा। तीसरा है कि नए प्राणी को सही स्थान देना कठिन होगा, मतलब वह किस फाइलम में आएगा ये समझ में हम लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें और है कि प्राणियों के बीच तुलना संभव नहीं होगी, मतलब कि कौन से अधिक विकसित प्राणी है और कौन से कम विकसित प्राणी हैं उनके बारे में हमें पता नहीं लग पाएगा। अध्ययन वैज्ञानिक नहीं रहेंगे, मतलब बायोलॉजिकल, जो आपका बायोलॉजिकल पर नहीं, गेसिंग पर हम प्राणियों को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। गेस करके कि ये इसमें आ जाना चाहिए, ये इसमें आ जाना चाहिए, हम लोग ऐसे अनुमान लगाएंगे। और फिर इसके बाद है कि मतलब यही कहना चाह रही है क्वेश्चन कि हमारा फंडामेंटल फीचर्स के बिना क्लासिफिकेशन बेकार और अवैज्ञानिक हो जाएगा, इसलिए हमें ये चाहिए, फंडामेंटल फीचर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? यदि आपको कोई प्राणी नमूना, ठीक है, स्पेसिमेन दिया जाए तो आप उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कि अगर ऐसा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो बच्चों, हम जो है स्पेसिमेन देकर सीधे नाम नहीं बताते, पहले उसके लक्षण को देखते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा लक्षण रहेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन स्तर के अनुसार कोशिकीय कैसी है, उत्तक, अंग और अंग तंत्र, ये लेवल है हमारा, वो हम देखेंगे। दूसरा शरीर की समिति, मतलब कि सिमेट्री क्या है, असमिति है, त्रिज्यीय है कि द्विपार्क है, मतलब कि बाइलैटरल है, लैटरल है, जो हम लोग ने इसके पीछे वाले में पढ़ाई भी की है। फिर हम भ्रूणीय परतों के बारे में जानेंगे, मीन्स जर्म लेयर, कि वो डायप्लोब्लास्टिक है कि ट्राइप्लोब्लास्टिक है। ये शरीर गुहा सेलोम के बारे में कि एसेलोमेट है, स्यूडोसेलोमेट है, सेलोमेट है। ये नोटोकॉट की उपस्थिति को भी देखेंगे कि है कि नहीं, ये क्रोडाटा में आता है कि नॉन क्रोडाटा में है। इन सभी लक्षणों के आधार पर फाइलम को तय करेंगे। याद रखने की बात है कि क्लासिफिकेशन जो इक्वल टू ऑब्जर्वेशन प्लस लॉजिक, हमें ऑब्जर्व भी करना है और लॉजिकली भी काम करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तीसरा प्रश्न कहता है कि जो शरीर गुहा, बॉडी कैविटी, जिसे हम सेलोम कहते हैं, का अध्ययन वर्गीकरण में कितना उपयोगी है? तो क्वेश्चन समझो पहले। सेलोम मीन्स शरीर के अंदर अंगों के लिए जगह, ठीक है, कैविटी जगह। तो इससे क्या पता चलता है? तो जो हमारा एसेलोमेट, स्यूडोसेलोमेट, सेलोमेट, ये सब सीधे फाइलम के पहचानने में मदद करते हैं। पहली बात, ये आंतरिक अंगों की अव्यवस्था को समझते हैं, मीन्स अंग स्वतंत्र हैं कि नहीं उन्हें जानते हैं। प्राणी का विकास स्तर, इवोल्यूशनरी लेवल को समझना होता है, सेलोमेट अधिक विकसित है या नहीं। सही फाइलम तय करने में सहायता देती है कि हमारा ये सही फाइलम है कि नहीं।
तो ओवरऑल आपका उदाहरण में भी इसका पता ही है कि फ्लैंथेंथिस एसेलोमेट होता है, एनालिडा ट्रू सेलोमेट होता है। तो ये हो गया प्रश्न तीसरा। प्रश्न चौथा क्या कहता है? प्रश्न चौथा कहता है कि अंतराकोशिकीय और बाहरी कोशिकीय पाचन में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतरकोशिकीय पाचन मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये क्या होता है? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में बताओ। तो वो पाचन कोशिका के अंदर होते हैं, पोरीफेरा स्पंज में पाया जाता है, भोजन वैक्यूल्स, फिर उसके बाद वो डाइजेशंस में काम आता है। फिर हमारा है एक्स्ट्रा डाइजेशन, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ये पर पाचन शरीर गुहा में होता है। इसका एग्जाम्पल में आप नाइजेरिया जो उच्च प्राणी होते हैं, पहले बाहर फिर कोशिकाओं में। याद रखने का ट्रिक है, स्पंजेस अंदर में और ह्यूमंस बाहर में करते हैं। ठीक है, इसके अंतर। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष और अपप्रत्यक्ष विकास में अंतर बताइए। ये क्या होता है? तो प्रत्यक्ष और अपप्रत्यक्ष विकास में अंतर। प्रत्यक्ष विकास का मतलब होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। कि डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा? वो लार्वा अवस्था नहीं होती है, बच्चा जो होगा वह वैश्य जैसा होगा। उदाहरण में जैसे मनुष्य या पक्षियों के बच्चे देख सकते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की जो बात है वो लार्वा जो कि अवस्था होती है, और लार्वा अडल्ट मेटामॉर्फोसिस। उदाहरण में आप मेढक को ले सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट के अनुसार अगर इसे हम याद करेंगे तो लार्वा जो है इनडायरेक्ट है। ठीक है, और लार्वा नहीं जो डायरेक्ट में आएगा। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है छठा क्वेश्चन, परजीवी फ्लैंटीहेमेथिस की विशेषताएं बताइए। मतलब कि विशेषताएं पूछ रहा है। तो पहला है हुक और स्कर्श पाए जाते हैं, मीन्स होस्ट से चिपकने के लिए इनमें ऐसा सिस्टम होता है। मोटी बारीक त्वचा होती है, मीन्स टेगुमेंट होता है होस्ट की एंजाइम से बचाव के लिए। मेज़बान से पोषण अवशोषण होता है, मीन्स खुद का डाइजेशन कम करते हैं। पाचन तंत्र में अपूर्ण मीन्स एनस नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप टेनिया ये कर सकते हैं, जिसे हम लोग टैपवर्म भी कहते हैं। तो अगला जो है हमारा अगला जो प्रश्न है 7 से, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।